हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखें, आज हम लोग जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल आईएएस मेन एग्जामिनेशन, अर्थात ज्योग्राफी के संदर्भ में जो हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर जो दृष्टिकोण होगा आईएएस मेन एग्जामिनेशन के संदर्भ में, अर्थात भूगोल वैकल्पिक जो विषय है, मुख्य परीक्षा में इसका स्वरूप क्या है और कैसे हम सफलता प्राप्त कर लें। तो इस पर देखो, जो चर्चा हमारी केंद्रित होगी सबसे पहले कि वैकल्पिक विषय अर्थात जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसकी सफलता में कितना योगदान है और कितना इस पर हम अपने आप को केंद्रित करें। आपका मतलब कि आप एज ए एस्पिरेंट कितना अपने आप को इस पर केंद्रित करना है और किस तरह से समायोजित करके एक समग्र प्रयास के द्वारा हम सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो पाएँ। तो आपके लिए क्या करना है, तो जो विषय वस्तु होगा, विषय वस्तु में जो कहने का मतलब जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, किन तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैकल्पिक विषय का जो रोल है सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो सफलता में क्या योगदान है, तो इसको अगर हम समझें सबसे पहले तो बेहतर होगा। इसके बाद क्या भूगोल या ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसको कौन कौन से यानी किस पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं ले सकते हैं। इसके साथ साथ विगत वर्षों में ज्योग्राफी से जो सफलता का ट्रेंड या जो स्वरूप रहा है, क्या रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। देन इसके बाद इसके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे और पाठ्यक्रम के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें क्या स्वरूप होगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे पूर्व की क्लास में कई बार चर्चा हुई, अगर हम बात करते हैं कि समग्र तैयारी की अगर हम बात कर लेते हैं सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में, अर्थात कि किस प्रकार से समग्र पाठ्यक्रम की हम तैयारी करें, तो वहाँ पर हम एसए से लेकर जनरल स्टडीज़, प्री मेंस दोनों और इंटरव्यू तक की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्लास पूरी तरह से केंद्रित होगी भूगोल के ऊपर। लेकिन फिर हम बात करेंगे कि जैसे सिविल सेवा शब्द हम लेते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में हमें जाना है, सिविल सेवक बनना है, तो समान रूप से हम बातें करते हैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और जो एलाइड सर्विसेज है उसमें हमें जाना है। और सामान्यतः भारतवर्ष में देखा जाए तो जो बच्चा स्नातक हो जाता है, कम से कम स्नातक, यद्यपि अब तो काफ़ी जागरूकता आ गई और जागरूकता में एक कहने का मतलब कि एक वास्तविकता भी है, एक सोशल चार्म भी है कि हमें गार्जियन से लेकर आप खुद इस तथ्य को महसूस करते हैं कि काश आप आईएएस और आईएएस के साथ साथ आईपीएस, आईएफएस के साथ साथ कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं उनमें आप जा सकें। जैसे बहुत से जो स्टेट है यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है। तो यहाँ पर हम कैसे जाएं, तो ये एक सपना होता है। कहने का मतलब सामान्यतः ये मान लिया जाए हमारे समाज में कि जब हम लोग समाज का अगर हम पूरा का पूरा एक स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं और झुकाव देखते हैं, तो ट्रेंड क्या होता है, घर में जब बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो शुरू में तो हम बोलते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर बन गया। लेकिन थोड़ा और सोचने की कोशिश करते हैं तो सीधे आईएएस, आईपीएस का ख्वाब हमारे दिमाग में आ जाता है, चाहे वो वास्तविकता हो या सोशल चार्म के रूप में। तो लगभग सभी, हर वर्ग के बच्चे, हर कहा जाए स्टेज पर जाने के बाद जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं ये सपना तो होता है कि हम आईएएस बन जाए। तो सपना ठीक है, सपना हमें देखना चाहिए, सपना हमें देखना चाहिए, लेकिन उधर सपना की प्राप्ति के लिए जो हमारा ड्रीम है, एक निश्चित और कहा जाए कि मजबूत कदम उठाना चाहिए। तो जैसे हम ग्रेजुएट हो जाते हैं या स्नातक हो जाते हैं तो लगभग सभी बच्चे ये सोचते हैं कि सबको तैयारी करनी है। तो जब सिविल सेवा परीक्षा बेसिकली जब यूपीएससी के जो पाठ्यक्रम को हम देखते हैं तो उस संदर्भ में हम क्या पाते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, फिर साक्षात्कार अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, देन इसके बाद इंटरव्यू। तो इन तीनों तथ्यों को, जब इन तीनों चरण को हम समाहित करते हैं तो जो कंपल्सरी पार्ट है वो तो हमें पढ़ना है, वो हमारे पास हमारी मजबूरी है कि उसको पढ़ना, उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे समान अध्ययन वाला भाग और एसए से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है या तथ्य, उसे हमें तैयार करना है। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन यहाँ वैकल्पिक स्वरूप जब आया तो उसमें हमें वैकल्पिक विषय का चयन करना है जो कि
न्यू कमर के साथ साथ कभी देखा भी गया ऐसा भी कि जो बच्चे पूर्व में तैयारी करते हैं, एक दो प्रयास में असफल हो गए, तो वह भी इधर उधर दिग्भ्रमित होते हैं कि काश मैं इस वैकल्पिक सब्जेक्ट की जगह ये ले लिया होता। और सामान्यतः ये होता है कि जब एक वैकल्पिक विषय के कारण किसी कारणवश, किसी कमी के कारण वो फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कई जो प्रतियोगी उनमें हमने ट्रेंड देखा कि लगातार वो ईयर दर ईयर क्या करते हैं, वर्ष दर वर्ष ऑप्शनल को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि यही मौका, बाकी तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, किस आधार पर करें, और वैकल्पिक विषय का आपकी सफलता में कितना योगदान है। तो सबसे पहले वैकल्पिक विषय की सफलता के स्वरूप को हम देखते हैं। तो देखो, अगर जब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा, अगर यहाँ हम बात करते हैं कि प्रीलिम की जब हम बात करते हैं, या जिसको हम प्री कहते हैं, प्रीलिम एग्जामिनेशन या प्री, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो तथ्य हमारे सामने आता है कि दो पेपर है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। ठीक, तो इसको हमने जो नाम दे दिया, मीन्स जो एक प्रचलित नाम है सी सेट, अब इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो इसका इतना ज़्यादा विशेष कहने का मतलब कि प्रभाव दिखाई नहीं देता, ये सब लोग जानते हैं। फिर हम आते हैं जीएस फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन में, तो इसमें 100 क्वेश्चन है। इस 100 क्वेश्चन में जो मेरिट जाती है, अप्रोप्रिएट माना जाता है कि लगभग अगर 55 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो कहा जाए कि सामान्य रूप से आप क्वालिफाई कर जाओगे, और इससे ज़्यादा मेरिट अभी तक तो जब पैटर्न चेंज हुआ तो गई नहीं। तो यह एक जो परीक्षा प्रीलिम की है या प्री एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, ये स्क्रीनिंग है, यहाँ छटनी होती है, और आगे सिलेक्शन के लिए, कहने का मतलब कि जो आपका अंतिम चयन होता है उसमें इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, इसमें जोड़े नहीं जाते, जैसा कि हम जानते हैं। अब आती है कि हमारा चयन क्या होगा। जैसे आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हो, तो क्वालिफाई करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जब मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पर सारा का सारा पेपर क्या है, रिटन टाइप है। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो रिटन टाइप के जो पेपर हैं 9 हैं, जिसमें सामान्य अंग्रेजी यानी कहने का मतलब जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, चूँकि हिंदी बेल्ट से हम लोग हैं तो हिंदी लेंगे, तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर, उसको हम सिर्फ क्वालिफाई करने, उनके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद जो रेस्ट 7 पेपर्स हैं, शेष जो 7 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें से हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, तो एक आ गया निबंध, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे। ऐसे ये 250 मार्क्स का हो गया, 250 मार्क्स। इसके बाद जीएस जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये टोटल माने प्रत्येक जो है प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र, यानी जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो पेपर हैं, उनमें मार्क्स सबके क्या है, 250 250 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 1000 मार्क्स के। क्लियर। इसके बाद ऑप्शनल में हम जब आते हैं वैकल्पिक विषय में, तो इसमें 2 पेपर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो भी ऑप्शनल आप सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे ज्योग्राफी ने भूगोल लिया, तो इनके जो दोनों पेपर हैं 250 मार्क्स के, तो यहाँ पर हमारे पास जो मार्क्स आ रहे हैं कितना, 500 मार्क्स। ठीक, तो ये टोटल अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अपने पास जो रिटन एग्जाम में है 1715 मार्क, यानी 1750, यानी 1750 मार्क्स हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन के हो गए। तो ये तो डायरेक्ट आपके जुड़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखते क्या हैं कि जब थर्ड चरण में जाते हैं, मैंने कहने का मतलब थर्ड लेवल पर जाते हैं, तृतीय चरण में, तो 275 मार्क्स के आपके क्या है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू हो गया। ठीक, तो ये टोटल मार्क्स हमारे पास 2025 मार्क्स हमारे पास आ गया। अब सवाल है कि 2025 मार्क्स जो हमारे पास हैं, 2025 मार्क्स हमारे पास आए हुए हैं, इनमें से कितना मार्क्स हम प्राप्त करें कि
हमारा अंतिम रूप से चयन हो जाए। तो देखो, जैसे पहले कहा कि सोशल चार्म भी है और एक अंदर से फीलिंग भी आती है कि हमें रैंक मिले और मैं आईएएस बनूं। तो प्रॉपर आईएएस बनने के लिए देखा गया है, अगर हम 10-15 साल के मेरिट की एनालिसिस करते तो ये माना गया कि जब आप जनरल कैटेगरी में, यहाँ जनरल कैटेगरी की हम बात कर पाएंगे, फिर इस जनरल कैटेगरी में जब हम देखते हैं कि कितना मार्क्स ले लें कि हम आईएएस बन जाए, प्रॉपर आईएएस, तो ये माना गया है कि इसमें से ने 2025 जो मार्क्स हैं, इनमें से अगर हम 1050 मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमें प्रॉपर सीट मिल जाती है। सामान्यतः ये देखा गया है। अब सवाल है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी नए नए तैयारी शुरू करते हैं, तो उनसे अगर बात करो कि 1025 में 1050 मार्क्स, लगभग 50% के आसपास, तो इतना तो आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि एकेडमिक स्तर पर तो हम देखते हैं 90% तक मार्क्स ले जाते हैं, तो इसमें भी ले लेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और जो लोग पहले से परीक्षा दे रहे हैं उनको पता भी है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं, जैसे इस बार अगर हम देखते हैं जो रिसेंट रिजल्ट आया फाइनल, लगभग 1100 मार्क्स जो जिस कैंडिडेट ने लिया, शायद 1105 है, ये क्या है, उसको मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान मिला। ठीक, मेरिट लिस्ट में कितना मिला? प्रथम स्थान। तो ये कहा जाए कि अगर 1050 मार्क्स आपके पास है, 1050 मार्क्स हैं, तो नॉर्मली आप जनरल कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा क्या होता है, अप डाउन होते रहते हैं, तो उसकी बात हमें नहीं करनी। जनरल कैटेगरी में हमें प्रॉपर सीट मिल जाएगी। तो ये कैसे करें? अब सवाल ये है कि देखो, अगर जो मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना स्व मूल्यांकन करना है और वैकल्पिक विषयों की प्रवृत्ति को देखना है। यहाँ हम भूगोल पर बात करेंगे, तो जैसे मान लो एसे जिसे हिंदी में निबंध कहते हैं, तो भली भांति आप जानते हैं, इसमें 250 में अगर बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, भागीरथ प्रयास आप करते हो, बहुत अच्छा और भाग्यशाली हैं, तो हमें लगता है कि 150 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिल पाता है। मान लो बहुत भाग्यशाली लोग हैं तो 160 170 तक चले जाते हैं, लेकिन हम ये मान कर चल रहे हैं कि 150 मार्क्स आपको मिल जाते हैं जब अच्छा प्रयास करते हैं। जीएस की अगर बात करें, चारों पेपर की, जीएस की अगर हम बात करें चारों पेपर की, तो इसमें हम मोटा मोटी इस वर्ष के जो रिजल्ट है इनको भी देखा, और जैसा कहा कि पिछले 10-15 साल का जब एनालिसिस की जाती है तो पहले मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ जाते थे, जब ऑप्शनल 2 थे मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाते थे, क्योंकि पार्ट थोड़ा कम था और डायनेमिक्स थोड़ी कम दिखाई देती थी वहाँ पर। लेकिन 2012 के बाद जो डायनेमिक्स चेंज हुई है जनरल स्टडीज़ के पेपर में, वो आउटस्टैंडिंग है। तो ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो तो सामान्य रूप से तो देखा गया 450 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। 450 मार्क्स तक जो अच्छे मेरिट लिस्ट में बच्चे वो आते हैं। मान लो बहुत अच्छा प्रयास किए, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य तो साथ देता है, प्रयास के साथ साथ भाग्य भी है, तो मान लेते हैं चलो 475 मार्क्स, कितने में? 1000 में से। ठीक, तो अभी वैकल्पिक विषय को हम अलग करते हैं। इसके साथ साथ साक्षात्कार में, इंटरव्यू की जब हम बात कर लेते हैं, इंटरव्यू में तो 275 मार्क्स का है, तो कितने मार्क्स आप पा सकते हो? तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप करते हो और आपकी परफॉर्मेंस जो वहाँ बोर्ड के मेंबर हैं उनको अच्छा लग जाता है, उनके दिल को छू लेता है। जैसे क्या है आपका पसंद आया साक्षात्कार में, तो ये माना जाता है कि कौन सी आप जो पर्सनालिटी के रूप में आप जाते हैं, तो कौन सा तथ्य उसको पूरे मंडल, जो कहने का मतलब जो वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं, क्या पसंद आ गया। तो मान लो बहुत बड़े, कहा जाए कि बड़े स्तर पर आपका भाग्य साथ दे रहा है, तो ये माना जाता है कि सपोज दैट 170 मार्क्स तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन अमूमन ये माना जाता है 150 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इनको अगर हम देखते हैं कि चलो इतने मार्क्स हमारे पास आ गए, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं 150 को लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास मार्क्स आ गए, ये कितने मार्क्स हो रहे हैं, बाकी मार्क्स जो है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या करेगी, रिलेट करेगी। तो अगर इनको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, 150 लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 150 मार्क्स हमने कर दिया, तो 5 ये हो गया,
775 मार्क्स। तो 775 मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। अब 1050 इसको 1150 से यहाँ से आप देखो कि 1050 जो हमने लिया 1050 मार्क्स हमारे पास है, इसमें से 775 हमने घटा दिया, तो हमारे पास कितने मार्क्स बच रहे हैं जिसको हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट से लेना है। तो जब हम लेने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लिया अभी 5 हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 285 मार्क्स, लगभग इतने मार्क्स हमको चाहिए मेरिट में आने के लिए। 285 लगभग, ये मान लो थोड़ी गणित मेरी कमज़ोर है, इधर उधर होगा तो आप देख लेना। 285 कहने का मतलब कि हमें कोशिश करना है जब यहाँ से आगे जाना है, कहने का मतलब 1050 से 1105 तक हमें जाना है, या 1110-15 भी मेरिट चली गई है कभी मान लो आगे, तो इसमें हमें क्या करना है कि ऑप्शनल ऐसे हम लें कि एक तो उसकी समग्रता हो, कि उसके अध्ययन से जनरल स्टडीज और एस्से का अधिक से अधिक पार्ट हम कंप्लीट कर पाएँ, और उसमें इतना प्रयास करें कि 300 प्लस मार्क्स हमारे पास ऑप्शनल में आ जाए। 300 प्लस मार्क्स यदि ऑप्शनल में आप लेने की कोशिश करते हो और एक सामान्य परफॉर्मेंस आपके पास आ जाती है एससे जनरल स्टडीज़ में इंटरव्यू में, तो निश्चय ही आप मेरिट लिस्ट में होंगे। तो इसके लिए हम क्या करें? तो सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई, जितने भी आईएएस एस्पिरेंट है कि सब कुछ करते हैं, लेकिन जब से सब कुछ करने का मतलब सब प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वैकल्पिक विषय का चुनाव अच्छी तरह से नहीं हुआ, और या तो चुनाव आपने किया, अच्छा परिश्रम नहीं किया, रणनीति के तहत आपने परिश्रम नहीं किया, तो धोखा मिलना प्रारंभ हो जाता है। और जब उसको हम देख नहीं पाते हैं, उस मर्ज करने का मतलब उस बीमारी को समझ नहीं पाते, बीमारी से मतलब जो हमारी कमी है, तो लगातार हम असफलता के दौर से गुजरने लगते हैं। तो हम करें तो क्या करें? तो इसके लिए है कि एक ऐसे वैकल्पिक विषय का चुनाव किया जाए जिसका रोल एस्से से लेकर सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन के साथ साथ साक्षात्कार में हो। तो अगर आप चाहो तो कहने का मतलब कंपैरिजन करो। अगर ज्योग्राफी की बात हम कर रहे हैं, भूगोल विषय की अगर बात कर रहे हैं, तो विगत 10-15 साल के अंतिम रिजल्ट को देखना, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भूगोल के ज़्यादा है, और भूगोल जो है सफलता के ट्रेंड को अगर हम देख रहे हैं तो नंबर 1 नंबर 2 पर हमेशा क्या होता है, दिखाई देता है। यद्यपि मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ज़्यादा रहेंगे तभी तो आएंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनकी संख्या ज़्यादा होती है। यद्यपि मेरिट में तो कोई भी आ जाता है, लेकिन जैसे कहा जाए कि ये वाली जो मेरिट हम देखते हैं 1050 से लेकर जो अभी पैरामीटर हमने बताया 1105 या 10-15 मान लो, और इसके मध्य, तो भूगोल ऐसा क्या है कि किस प्रकार से इतना वेटेज दे रहा। हाँ, यद्यपि सिलेबस की तुलना करें, सामान्य स्टूडेंट क्या करता है, सिलेबस बोलता है बड़ा और छोटा है, तो सिलेबस बड़ा छोटा नहीं होते, उसकी कॉम्प्रहेंसिवनेस की, उसकी व्यापकता को हमें समझना है। और सिविल सेवा की जब तैयारी आप कर रहे हैं तो सिलेबस इस तरह से आप देखते हो कितने लाइन में कितने पेज में, इससे नहीं होता। उसकी व्यापकता के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो लमसम उतना ही सब सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। क्लियर? तो यहाँ हमें दिमाग में रखना है कि हमें जो ये गैप मिल रहा है, क्योंकि सामान्य अध्ययन और जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आप देखो कि जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं या जिनका अंतिम चयन होता है, उनके मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो उनका कोर है, जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा परिश्रम होता है, तो वो क्या करता है, डेविएशन ज़्यादा लाता है, विचलन ज़्यादा लाता है। जैसे कोई अगर भूगोल का विद्यार्थी, उसने 300 मार्क्स ले लिया, ठीक, वही हिस्ट्री का हो या अन्य विषय का, उसका 275 आया, तो 25 मार्क्स का मार्जिन तो मिली। जब 25 मार्क्स की मार्जिन मिल गई तो इस रिजल्ट में तो क्या होता है, वो एक तरह से कितना बड़ा जंप उसको मिल जाता है और तुरंत पता चलता है कि मेरिट लिस्ट में आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब भूगोल के विषय में हम बात करें तो जैसे अब जब भूगोल की हम बात करते हैं तो देखो, भूगोल जो विषय है यानी ज्योग्राफी, यह एक कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहने का मतलब इसका जो स्कोप है, विषय क्षेत्र है, ये काफ़ी विस्तृत है और हर जगह ये समाहित है। और दूसरी ओर ये अगर देखा जाए तो अर्धवैज्ञानिक प्रकृति की है, सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। वैसे तो जब आप भूगोल पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा तो कहा जाता है ज्योग्राफी द मदर ऑफ द ऑल साइंसेस, ज्योग्राफी जो है सभी विज्ञानों की माता है। लेकिन यही नहीं, इसमें हर स्वरूप हमें हमारे पास दिखाई देते हैं। तो ये तो सभी पृष्ठभूमि के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, मेडिकल के हों, सामान्य जो बीएससी एमएससी करके बच्चे आते हैं उनके लिए,
कला वर्ग, कॉमर्स वर्ग, सभी वर्ग के बच्चों के लिए क्या है, एक सुग्राह्य सब्जेक्ट है। कहने का मतलब आसानी से समझ में आ जाती है। क्लियर। और इसका रोल जब देखते हैं, इसकी व्यापकता को देखते हैं कि जब अच्छी तरह से आप तैयारी कर लेते हो तो प्रारंभिक परीक्षा के जनरल जो स्टडीज वाला पेपर है, कहने में सामान्य अध्ययन का पेपर, उसमें इसका कितना रोल है। तो ज्योग्राफी कवर कर रही है, ज्योग्राफी तो करेगी, जिससे करीब 10-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मान लो आ जाते हैं। फिर इसके बाद पर्यावरण वाले भाग को ये क्या करती है, डीपली कवर करती है। पर्यावरण ऐसे आप पढ़ते हो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से तो कहा जाता है कुछ फैक्ट पढ़ लिया, कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन इसमें पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, बायो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इन्वायरमेंट को समझने के लिए अर्थ साइंस आपको पढ़ना है, और अर्थ साइंस का एक संशोधित रूप ही भूगोल है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित सारे प्रश्न आ जाएंगे, और वर्तमान में देखा जाए तो इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। तो कम से कम 100 क्वेश्चन में हमने ये महसूस किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से हो जाते हैं, ज्योग्राफी से। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के बहुत से पार्ट्स भूगोल से दिखाई देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ यहाँ हमें पढ़ना है। कल्चरल सेटिंग्स भी है। तो ये सब कुछ जब यहाँ जुड़ता है तो पता चलता है कि जो अर्थव्यवस्था के स्टैटिक क्वेश्चन हैं, जितने भी 4-5 आ जाएं, यहाँ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से 100, अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, जब प्रारंभिक परीक्षा की हम बात कर लेते हैं तो जो सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन हैं, इसमें प्रश्न है, इनमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन भूगोल से संबंधित हो जाते हैं। यद्यपि आपकी तैयारी अगर कॉम्प्रहेंसिव है, आराम से तैयार कर रहे हो, समान रूप से और थरोली आप पढ़ने की कोशिश करते हो, तो एक तो 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ हुआ भूगोल से। अब हम मुख्य परीक्षा में चलते, तो मुख्य परीक्षा में जब हम जाते हैं तो प्रथम प्रश्न पत्र में देखा जाए तो भूगोल है, क्या क्या है, हिस्ट्री कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें है, इंडियन सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट्स है, जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, सॉरी, जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, तो इंडियन ज्योग्राफी वाले भाग से कल्चरल सेटिंग से क्या होता है, डायरेक्ट अटैच हो जाता है और ज्योग्राफी वाला हो जाता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि अगर मेन एग्जामिनेशन में हम जाते हैं, इन प्रश्न पत्रों को देखते हैं, तो जीएस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें ये मानकर चलो कि 250 मार्क्स में 150 मार्क्स जो होते हैं ज्योग्राफी कहीं ना कहीं कवर करेगी। अगर आप बहुत ध्यान से सिलेबस को देखेंगे तो भूगोल का पार्ट पूरा का पूरा कवर करेगी, और इंडियन सोसाइटी का पूरा पार्ट क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। कुछ जो है, जैसे देखा जाए कि फिर कुछ शब्द आ जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया वगैरह का, वो भी पार्ट यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कवर हो रहा है। तो ये देखा गया कि 250 में 150 मार्क्स यहाँ ज्योग्राफी ले रही है। इसी प्रकार से जब हम सेकेंड पेपर में जाते हैं तो सेकेंड पेपर हमें पता है कि संविधान, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से। तो यहाँ भी हमें महसूस हुआ है कि अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, तो जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं या पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जाते हैं तो वहाँ भी बाउंड्री, फ्रंटियर, देन इसके बाद जो आसपास की सीमाएं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जब सेकेंड पेपर ज्योग्राफी में हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें जो पड़ोसी और पड़ोसियों से हमारा जो संबंध है उसमें हमें अध्ययन करना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में करना है। तो कम से कम ये मान कर चलो कि इसमें जो 250 मार्क्स हमारे पास हैं सेकेंड पेपर में, यह भी जाकर इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह की जो घटनाएं आपस में जुड़ेंगी तो कम से कम 50 मार्क्स तो यहाँ अटैच होंगे। हमें जोड़ना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेट करके पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जीएस थर्ड पेपर में जब हम आते हैं तो जीएस थर्ड पेपर में क्या है, इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक, बायोडायवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं, पाते क्या है कि जो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे वह लैंड होल्डिंग, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, सारा कुछ डायरेक्टली कहाँ अटैच हो रहा है, जाकर ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल हमें पढ़ना है, और यहाँ एक फ़ायदा ये है कि फर्स्ट पेपर में ग्लोबल लेवल पर हमें देखना है और सेकंड पेपर में हमें क्या देखना है, नेशनल लेवल पर। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करके अगर पढ़ते हैं तो इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से हम समायोजित करके लिख सकते हैं। तो यहाँ तो ये मान कर चलो कि लगभग ये मान चलो, जैसे यहाँ पर है 150
मार्क्स के क्वेश्चन तो यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, यद्यपि ज़्यादा हो सकते हैं, कितने के 150 मार्क्स यहाँ भी आ जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन कहा जाए कि 150 क्या 200 मार्क्स मान लो कि यहाँ पर अगर इसको हम आगे करें तो 200 मार्क्स यहाँ जाकर मिल जाएंगे। 200 मार्क्स 250 में 250 में 200 मार्क्स यहाँ ज्योग्राफी डायरेक्ट क्या कर रही है, यहाँ पर अपने आप को समायोजित कर रही है। कहने का मतलब कि ज्योग्राफी वाले पार्ट से यहाँ पर 200 250 में से 200 जो मार्क्स हैं कहाँ से आ जाएंगे, ज्योग्राफी का अगर अच्छी तरह से हम अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कितने मार्क्स आ गए अपने पास 400। तो 1000 में 400 मार्क्स तो यहाँ ये कर रही है। तो अगर ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे हैं तो 400 मार्क्स तो हमारे आईएएस मेंस के जो जनरल स्टडी है वहाँ जाकर अटैच हो रहे हैं। इसके साथ साथ जब अन्य स्तर पर हम जाने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब कुछ तथ्य हम देखते हैं, जैसे एस्से, तो एस्से में ये मानकर चलो आप कि 2 एस्से हमारे पास आते हैं ए बी में, तो कोई ना कोई एक एस्से इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से जुड़ा है, तो उसके विषय में हम अच्छा कब कर सकते हैं, जब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ हमने डाल दिया 125 मार्क्स मान लो, तो ये भी आ गया। इस तरह से हम देखते हैं तो 525 मार्क्स हमारे जो सामान्य अध्ययन यानी जो कंपलसरी पेपर हैं उनमें से हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी करके उसको अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, यानी सामान्य अध्ययन और ऐसे का। इसके साथ साथ साक्षात्कार में भी ज्योग्राफी का योगदान बहुत अच्छा है। कैसे है, तो अगर आपसे मैं बात करूं, अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करूं, यानी ग्लोबल लेवल पर बात करूं, नेशनल लेवल पर बात करूं और लोकल लेवल पर, तो लोकल लेवल से लेकर लोकल लेवल पर चूंकि हम समस्याओं पे बहुत ज़्यादा चर्चा हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भारतीय समाज का परिवेश इतना ज़्यादा कि हम नहीं कर पाते हैं, शायद जागरूकता की कमी है। और इसी जागरूकता के बढ़ाने के उद्देश्य से, अर्थात भारत के विकास के उद्देश्य से ही आपको अपॉइंट करने की कोशिश करने का अपॉइंट किया जाता है कि आप इस लेवल पर जागरूकता बढ़ाएंगे और भारत में समृद्धि को क्या करोगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपसे मैं बात करूं कि इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जब विश्व के लीडर, ग्लोबल लीडर मिलते हैं तो किस पर चर्चा होती है। अब देखो, जिन संकल्पना को यहां मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जिस संकल्पना को यह मुख्य परीक्षा के साथ साथ, कहने मतलब सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ आपके जीवन में भी इसका कहा जाए कि एक तरह से अति महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आप उत्तर दें कि किस पर चर्चा होती है जब ग्लोबल लीडर मिलते हैं। तो देखो, हमारे समय से इसको मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर ग्लोबल लीडर मान लो आज मिल गए, मोदी साहब हैं यानी हमारे पीएम, जो बाइडेन साहब हैं अमेरिका के, या यूरोपियन यूनियन से संबंधित जितने लीडर्स हैं, या रसिया है, चाइना है, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब मिलते हैं तो जो भी चर्चा करते हैं उसका सारांश या निचोड़ हमारे पास आता है, जिसको मैं बोलता हूं C² और T², इसी पर बात होती है। ग्लोबल लीडर्स, यहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा दिया है तो इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखो ये है, C² का मतलब हुआ क्लाइमेटिक चेंज, और इसका मतलब हुआ ट्रेड एंड टेररिज्म। अब ईमानदारी से बोलो, आपने तैयारी की या नहीं की, समान रूप से जागरूक एक नागरिक हैं, और जागरूक नागरिक आप हैं क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो। तो ग्लोबल लीडर बात किसकी करते हैं, जहां मिलते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यहाँ व्यापार असंतुलन है, जिसके लेकर आपस में क्या होता है, कसमकस चलता रहता है, संबंध बनते बिगड़ते हैं, और आतंकवाद है, इसकी बात होती है। लेकिन इन तीनों प्रवृत्तियों को, या इन तीनों प्रवृत्तियों से कौन सा विषय डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो है भूगोल, क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से पूरा इन्वायरमेंटल इश्यूज है जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, या हम जोड़ने की कोशिश करें। ट्रेड, व्यापार, व्यापार किसके ऊपर है,
मांग है, उत्पादन है, तो अर्थव्यवस्था का भी पार्ट है, लेकिन भूगोल उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और आतंकवाद, तो जहां सुख सुविधाएं कम हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर, इस संकल्पना को बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे और इस पर काफी लंबी क्लास होगी। तो आतंकवाद, जहां सुख सुविधाएं कम हैं, वहां पर ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जैसा कि हम नॉर्थ अफ्रीका, अरब देशों में देखते हैं। क्योंकि वहाँ संसाधन कम है, लोग लड़ते मरते रहते हैं और तरह तरह की संकल्पनाएं उनके सामने आती चली गई। कहने मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस संकल्पना के आधार वो तरह तरह के ट्रेंड बदलते चले गए। तो उस संस्कृति में इस प्रकार का प्रभाव देखा गया। तो उसके पीछे भी क्या है, ज्योग्राफी है। जहां मान लो हमारे यहाँ 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा हम लोग हो चुके हैं, लेकिन भरण पोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां हमारे लिए क्या है, अनुकूल हैं। चाहे वो नदी बेसिन के द्वारा निर्मित महान मैदान हो या अन्य प्रवृत्तियां हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास सब कुछ सुख सुविधा है, इस कारण सारा स्वरूप हमारे पास एक नॉर्मल दिखाई देता है। तो कहने का मतलब कि ये जब इस ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्लास के दौरान कई इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके सामने जाएंगे, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कहने का मतलब इन्हीं संकल्पनाओं को आप निबंध के प्रश्न पत्र को, विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को बहुत ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही तथ्यों को समाहित करके संकल्पनात्मक हेडिंग दे दी जाती है निबंध के अंतर्गत, यानी वाक्य दे दिए जाते हैं, उस पर आपको 1200-1500 शब्द लिखने होते हैं। तो हमें संकल्पना बनानी है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है अल्टीमेटली हमें क्या दिखाई दे रही, जहां यहां हम लोगों ने देखा कि एक तो यहां पर क्या हुआ, 525 मार्क्स ये हो गए। अगर हम चाहेंगे तो और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब क्लास के दौरान आप जुड़ोगे तो हम बातें करेंगे। तो हमने काट छाट कर कहा 525 मार्क्स ये आ गए। इसके साथ साथ हमारे पास मार्क्स आ गए किसके, निबंध में भी बहुत काम करेगी। साथ में 500 मार्क्स हमारे पास क्या हो गए, ऑप्शनल के। तो 1025 तो ये हो गए। कहने का मतलब कि 2025 में से 1025 यहाँ डायरेक्टली हम भूगोल के द्वारा चाहें तो क्योंकि वो आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर है, शिक्षक के ऊपर निर्भर है, टीचर आपको कैसे कराता है उसके ऊपर निर्भर है, तो हम कवर कर सकते हैं। तो भूगोल का ये महत्व है। सबसे पहले भूगोल काफ़ी सुग्राह सब्जेक्ट है, काफ़ी व्यवहारिक है। डे टू डे लाइफ में जो कुछ घटित हो रहा है भूगोल उसको समझाएगा, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वोल्केनिक एक्टिविटी हो, क्लाइमेटिक चेंज हो। आज शीत ऋतु आते ही चारों तरफ क्या हाहाकार मच गया, चाहे दिल्ली की एनसीआर की बात करो या गांवों की बात करो, हर जगह पार्टिकुलेट मैटर कणिका में पदार्थों का प्रसार हुआ। चाहे पराली जलाने की बात करो या दीपावली पर पटाखे पर प्रतिबंध की बात करो, सब कुछ आपस में आकर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है और सभी प्रकार के जितने भी पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं सबके लिए सुग्राह है, बशर्ते पढ़ने वाले में व्यवहारिकता हो और पढ़ाने वाले में व्यवहारिकता हो।